हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारा सब टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर था क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा वो फैक्टर था जो किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाता था। क्योंकि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है सपोज, तो सॉल्यूशन फाइंड करना हमारे लिए इतना आसान तो नहीं है। अब अगर हम इसको एग्जैक्ट बना सकें कुछ करके, तो वो क्या करते थे, हम लोग एक फैक्टर का मल्टीप्लाई कराते थे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिससे कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता था वो एग्जैक्ट बन जाता था। अब जब एग्जैक्ट बन जाता था तब हम इसके सॉल्यूशंस की बात करते थे। ठीक है, इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हमने अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखा है, किसके लिए देखा है हम लोगों ने? लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके लिए देखा था। इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था? ई रेस टू पावर पी डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, हम लोगों ने होमोजीनियस, उसके बाद हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम कुछ स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे इन जनरल किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिखता कैसा, हमारा मतलब दिखता इन द सेंस कि हम जनरली कैसे पता लगाएंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होने वाला है। जैसे हमको पता था कि लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है डी वाई बाई डी एक्स, पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स के फॉर्म की, यहाँ पी भी फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को ई रेस टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स निकल के आने वाला है, ये हम लोग को पता था। और इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसी के लिए हम इन जर्नल किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो सपोज मेरे पास कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जिसको हमको क्या करना है? एग्जैक्ट बनाना है। अगर एग्जैक्ट बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, म्यू एक्स वाई का इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा देता हूँ इसमें। ठीक है, तो क्या हमको मिलेगा? म्यू एक्स वाई एम एक्स वाई डी एक्स प्लस म्यू एक्स वाई एन एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब हमको पता है जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करा दिया तो अब ये इक्वेशन जो है ना वो एग्जैक्ट बन गई। अब एग्जैक्ट बन गई तो इसका मतलब हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात कर सकते हैं। अब ध्यान करो, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, क्या सेटिस्फाई करती कि डेल एम ओवर डेल वाई वो किसके इक्वल होता है? डेल एन ओवर डेल एक्स के, इफ एंड ओनली इफ इट इज एग्जैक्ट। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थ्योरम हम लोगों ने करी थी। तो इसका मतलब ये थ्योरम इसके लिए भी अप्लाई होती है। सपोज इसको मैं कुछ ये एम दे देता हूँ और इसको मैं ये एन दे देता, इस तरह से एन दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम ये थ्योरम इस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सपोज स्टार है इस पर अप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलने वाला है? डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। बट बेसिकली ये एम है क्या? ये हमारा है डेल ओवर डेल वाई म्यू एक्स वाई एम एक्स वाई, यही है। और ये क्या है? डेल ओवर डेल एक्स म्यू एक्स वाई, ये तो ये वाला फैक्टर है ना, तो ये होगा हमारा एन एक्स वाई। ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, यानी कि बाई जो है ना वो इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो जब इसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियली कर रहे हैं तो एक्स ए कॉन्स्टेंट ही ट्रीट होगा पार्शियल डिफरेंशियल में। ठीक है, तो इन दोनों पे हम लोग का प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल जब लगेगा तो सबसे पहले सपोज मैंने म्यू एक्स वाई को छोड़ा, क्या होगा? डेल ओवर डेल वाई एम के लिए होगा। सिमिलरली इस बार हम एम एक्स वाई को छोड़ते हैं, डेल ओवर डेल वाई लग जाएगा। ठीक है, अब दूसरी साइड जब लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? म्यू एक्स वाई डेल एन ओवर डेल एक्स प्लस एन को छोड़ दो, डेल म्यू ओवर डेल एक्स। ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, हमको गिवन थी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ एम और एन दोनों फंक्शन ऑफ एक्स वाई थे और ये हमको पता होंगे।
यानी कि एम और एन जो है ना वो दोनों नोन है, नोन वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो कि नोन है ऑन एक्स वाई, ठीक है। बट म्यू हमको फाइंड करना है, म्यू के बारे में हमको अभी कुछ नहीं पता कि ये कैसा दिखने वाला है। सो बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग ये कह सकते हैं ना, हमको इसका एक सॉल्यूशन चाहिए। देखो कैसे, मैं आपको थोड़ा और कंसाइज वे में लिख के दिखाता हूँ। सपोज मैं म्यू के टर्म एक साथ कर लेता हूँ, तो म्यू एक्स वाई, और इसको जब एक साथ किया तो मेरे को मिला डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स, ठीक है। और उधर मैं इसके टर्म एक साथ कर लेता हूँ, डेल म्यू ओवर डेल वाई एम माइनस एन। अब देखो ये सारी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, एम एन और म्यू, बट हमको एम और एन पता है, बस म्यू जो है वो नहीं पता है। तो इसका मतलब हमको फाइंड क्या करना है, म्यू फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसका म्यू ना एक सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब म्यू था कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन बना सकते हैं, आप नोट भी करके लिख सकते हैं कि म्यू इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर if and only if it is solution of this differential equation। सपोज मैं इसको a बोल देता हूँ, तो सॉल्यूशन ऑफ a, या आप नोट लिख लीजिए इसका, ठीक है। तो अब यहीं से हम लोग म्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट केसेस बनाएंगे कि म्यू किस केस में म्यू क्या होने वाला है, ठीक है। केसेस बनाते हैं। सपोज केस वन में लेता हूँ कि जो हमारी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ये अब देखो, हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, ये थी। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो म्यू था वो केवल एक्स पर डिपेंड कर रहा था, ओनली ऑन एक्स, ठीक है। अब हो सकता है कि म्यू जरूरी तो नहीं है हमेशा एक्स पे डिपेंड करे, हो सकता है वाई पे भी कर सकता है, दोनों पे कर सकता है। तो अभी सपोज केस वन में हम कोशिश करेंगे उन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को निकालने की जो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर सकते हैं। तो हमेशा जरूरी तो नहीं है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही हो जिनमें म्यू एक्स पे डिपेंड करे। अब सपोज ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी है और म्यू जो है वो डिपेंड कर रहा है, केस वन है हमारा, म्यू डिपेंड्स ऑन एक्स, ठीक है। तो हम वो सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे जिनके लिए म्यू जो है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। सो अगर म्यू एक्स पर डिपेंड कर रहा है तो म्यू एक्स इस फॉर्म का होगा और इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, ठीक है। इसमें जब मल्टीप्लाई कराया तो हमको कुछ इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन वन हमारी नॉन एग्जैक्ट थी, म्यू हमारा एक्स पर डिपेंड किया, हमने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर था ये, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट हो गई। एग्जैक्ट हो गई तो इसके सॉल्यूशन की बात हम कर सकते हैं, और ये इसको फिर से यही थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब हम इसमें ये थ्योरम लगा सकते हैं। जब हमने इसमें ये थ्योरम लगाई तो हमको क्या मिला, देखो क्या मिला, डेल ओवर डेल वाई म्यू एक्स एम एक्स वाई इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स म्यू एक्स एन एक्स वाई, ठीक है। तो अब जब हम इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो म्यू तो केवल फंक्शन ऑफ एक्स है, बट एम केवल वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा म्यू एक्स डेल एम ओवर डेल वाई, एम एक्स वाई है ध्यान रखना। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग को म्यू भी एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एन भी एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो दोनों को हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले सपोज मैं म्यू को छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं एन के लिए करता हूँ। मैं लिख नहीं रहा हूँ, एन भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एन को छोड़ देता हूँ, एन को जब छोड़ा तो म्यू का करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को एक चीज़ दिख रही होगी, ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, ठीक है। इनको क्या करता हूँ, मैं एक साइड ले लेता हूँ। एक साइड जब लिया तो क्या मिला मेरे को, डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एन डेल म्यू ओवर डेल एक्स, ठीक है। फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, म्यू वाला टर्म म्यू के साथ रख देता हूँ,
तो ये इधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/म्यू, सपोज मैं इस तरफ ही लिख लेता हूँ इसको, डेल म्यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, ये इधर साइड डिवाइड में आएगा तो 1/n डेल एम ओवर डेल वाई, डेल एन ओवर डेल एक्स। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई, क्योंकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो, जो कि नॉन एग्जैक्ट थी। तो इसमें हमको एम भी पता और एन भी पता है, हम ना इसको फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फाइंड करने की प्रोसेस में हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, हम अब इस टर्म को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, अब इस टर्म को अगर फाइंड करने वाले हैं तो हमारे पास ना तीन केसेस आ सकते हैं। एक केस आ सकता है कि ये टर्म या तो एक्स पर डिपेंड करे, ठीक है, एक तो एक्स की डिपेंडेंसी आ सकती है, दूसरा वाई पे डिपेंड करे, और तीसरा कि दोनों पर डिपेंड करे, एक्स और वाई दोनों पर। ठीक है, तो फिर से अगर एक्स वाई दोनों पर डिपेंड कर रहा है तो हमको काफ़ी डिफिकल्टी होने वाली है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आगे चल के। अभी हम सबसे पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं। सपोज ये एक्स पर अगर डिपेंड कर रहा है, ये वाला टर्म, ये टर्म अगर एक्स पर डिपेंड कर रहा है तो हम क्या सिंपली इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। इस साइड को अगर इंटीग्रेट किया तो इस साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे, हमको मिलेगा क्या, हमको म्यू एक्स दिख रहा है क्लियरली, 1/म्यू डी म्यू, इसका इंटीग्रेशन भाई एल एन एक्स, एल एन मॉड म्यू, सॉरी। ठीक है, उधर साइड जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, जो भी टर्म, सपोज इधर साइड अगर हमारा कुछ भी टर्म है एफ ऑफ एक्स है, तो म्यू हमको यहाँ से क्या मिलने वाला है, ई रेज टू पावर एफ एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बाद हमको क्या मिलने वाला है, म्यू एक्स इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल, मतलब ई को अगर जो पावर में लिख सकते हैं ना, तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है ई एक्स पी, मतलब ये इसके साथ पावर में है, इंटीग्रल ऑफ 1/n डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन एग्जैक्ट जिसमें ये वाला टर्म जो है, जो हम फाइंड करेंगे, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। ये हम लोगों ने इन जनरल हर एक उस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर ली जिसके लिए ये फैक्टर जो है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली पूरी एनालिसिस करके अगर हम देखें, एक बार आप कोशिश करना, और वाई, अगर म्यू जो है वो बाई पर डिपेंड करेगा तब भी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ना वो ऐसा ही आने वाला है, बस इधर 1/m आ जाएगा और अंदर हमको मिलेगा क्या, माइनस टेल एम ओवर टेल वाई, इस फॉर्म का, जो अभी तक हम लोगों ने पूरा किया है। तो इसको एज अ रिजल्ट थ्योरम के रूप में दिया जाता है कि सपोज वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लेना नॉन एग्जैक्ट, या एम डी एक्स एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इफ़ 1/n डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स डिपेंड्स ऑन एक्स, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होने वाला है हमारा, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/n डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होने वाला है। ठीक है, सिमिलरली अगर बाई पर डिपेंड कर रहा है कौन सा टर्म, 1/m डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई डिपेंड्स ऑन बाई, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर will be exp of 1/n del m over del 1/m del n over del x माइनस del m over del y dy। ठीक है, इस फॉर्म का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो हमको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो, ये गिवन है। यहाँ तो मैंने बोल दिया नॉन एग्जैक्ट है, अगर आपके एग्जाम में आती है ना तो आप पहले चेक कीजिए, पहले आप फॉर्म पता लगाइए। देखो एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप पहले उसको चेक कीजिए डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख के, देख के डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो पॉसिबिलिटी है या तो वो पी एक्स वाई प्लस क्यू एक्स इस फॉर्म में आए कुछ, ठीक है, या तो वो कुछ होमोजीनियस जी वाई वाई एक्स इस फॉर्म की बने, मतलब आप लिख के देखिए। फिर जब इसमें से आपको इन सब के बारे में पता है, आप पीछे स्टडी करके आ रहे हैं, फिर ना आप क्या कीजिए, एम डी एक्स प्लस
एन डी वाई को चेक कीजिए कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए आप वही थ्योरम लगाइए, डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। एग्जैक्ट होगी तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो आप ना एक बार पूरा देख लीजिए अच्छे से कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, उसके बाद फर्दर क्वेश्चन के लिए प्रोसीड कीजिए। वहाँ पे लिख के नहीं आएगा आपको कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, अगर आता है तो अच्छी किस्मत है आपकी बहुत। ठीक है, तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको दिख रहा है कि एम एक्स वाई जो है वो क्या है, 2x² प्लस वाई, और एन एक्स कोमा वाई क्या है, x² वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब हमको चेक करना है ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो बताओ कैसे करेंगे। डेल एम ओवर डेल वाई निकालेंगे, जो कि क्या आने वाला है, विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो ये टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, केवल वन रह गया। अब डेल एन ओवर डेल एक्स करते हैं। डेल एन ओवर डेल एक्स जब किया, इस टर्म में एक्स है तो इसका मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स के टर्म का डिफरेंशिएशन 2x हुआ, वाई एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा, और इधर साइड 1 आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट तो नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट है तो हमको क्या चाहिए, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम वही करने वाले हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब हमारे पास दो केसेस थे अभी, जैसा हम पढ़ के आए थे कि पहला केस ये था 1/m, सॉरी 1/n डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स जो है वो डिपेंड करे एक्स पे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लेंगे। चेक करते हैं, देखते हैं ये क्या है, 1/n, एन की वैल्यू क्या है, x² वाई माइनस वाई, सॉरी माइनस एक्स। ठीक है, और डेल एम ओवर डेल वाई क्या आया था, 1, और ये क्या आया था, 2x/-1। ठीक है, तो ये क्या बना, 1/x² वाई माइनस एक्स, 1 माइनस 2x/+ 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया ऊपर, 2 माइनस 2x/, अपॉन एक्स यहाँ से कॉमन लो, x/-1, यहाँ से 2 कॉमन लो तो क्या बनेगा, 1 माइनस x/, अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस कॉमन ले लो तो x/+1। ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2/x। ठीक है, माइनस का 2/x जो किस पे, x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होने वाला है, e⁻⁴ क्या, जो भी हमारा आया था -2/x dx। ठीक, अब ये -2 ऐसे बाहर आ जाएगा, और 1/x का ln x होता है, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन हमारा बन जाएगा 1/x²। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब आप क्या करेंगे, उस ओरिजिनल इक्वेशन में इसको मल्टीप्लाई कराइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, और आपको जर्नल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको दिखाया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कैसे करना है इन जनरल। तो अब ना हम लोग एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। देखो, फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होने वाली है, मैं आपको पहले बताता हूँ। सपोज हमारे पास ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस फॉर्म की है, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये dx के साथ है, और दूसरा b1x प्लस b2y प्लस c2, ये डी वाई के साथ है। इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। तो अभी देखो, हम जब इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो ना तो ये हमको होमोजीनियस दिख रही है, ना ही सेपरेबल दिख रही है। तो हम ना क्या करेंगे, हम ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की कोशिश करेंगे जिससे ये या तो होमोजीनियस बन जाए, या फिर क्या बन जाए, सेपरेबल बन जाए। और अगर दोनों में से कुछ भी बन जाती है तो हम सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का भी तरीका है। सबसे पहला तरीका ये है कि सपोज a2/a1 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, b2/b1 के, देन यूज द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या लगाएंगे, हम लोग x को किसी कैपिटल X प्लस एच और y को किसी कैपिटल y प्लस के से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जब ऐसा करेंगे, अब देखो ये h और k क्या है, h एंड k आर सॉल्यूशंस। किसके सॉल्यूशंस है, सिस्टम, कौन से सिस्टम के, जो हमको, ये देखो ये सिस्टम, ये ना दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें तो
यहाँ 2 आएगा। तो ये ना एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। कैसे देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, b2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये a2 कर लीजिए यहाँ पे, a2, ठीक है। अब ये देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल वो सॉरी लीनियर इक्वेशन है। अब इसका जो भी सॉल्यूशन होगा, हम ना इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एक वैल्यू x की आएगी और एक वैल्यू y की आएगी। जो भी वैल्यू x की आएगी वो हमारा h होगी, और जो भी वैल्यू y की आएगी वो हमारा k होगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे जिसमें h और k मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तब ना ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन है ना, वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और होमोजीनियस बन गई तो हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। ये देखा, ये था पहला केस। अब दूसरे केस में क्या करते हैं हम लोग, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जब a2/a1 नॉट इक्वल टू b2/b1। सपोज ये भी तो हो सकता है कि a2/a1 जो है वो b2/b1 के इक्वल हो, b2/b1 के, ठीक है। तब ना सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए। तब ये वैल्यू सपोज कर लो, कोई वैल्यू है, सपोज मैं बोल देता हूँ k, ये वैल्यू है कोई k। अब ना एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, कोई और नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो, सपोज z। z को इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि क्या होगा, a1x प्लस b1y, ठीक है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन ओरिजिनल जो होगी ना, वो सेपरेबल बन जाएगी, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब सेपरेबल है तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल सपोज मैं ले लेता हूँ एक्स माइनस 2y प्लस 1 डी एक्स प्लस 4x माइनस 3y माइनस 6 dy इक्वल्स टू 0। मैंने ये एग्जांपल लिया। तो अभी हमको चेक क्या करना है, a2/a1। तो a2 क्या है, देखो 4 है, a1 क्या है, 1 है। और b2/b1 देखना है, तो b2 क्या है, -2 है। और b1 क्या है, b2 सॉरी -3 है। और b1 क्या है, -2 है। तो यहाँ से हमको मिला क्या, 4/1, और यहाँ से हमको मिला 3/2। अब ये इक्वल तो नहीं है, 4 जो है वो 3/2 के इक्वल तो नहीं है। तो इसका मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाने वाले हैं, x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच एंड y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस एच, y प्लस के। h और k हम लोग को फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो इस सिस्टम का जब आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे किसी भी मेथड से, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगा लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, तो आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है क्या, आपको h मिलेगा 3 एंड y मिलेगा, आप सॉरी, y से मेरा मतलब है k, आपको मिलेगा 2, ठीक है। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन गया, x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू y प्लस 2। आप जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन जाएगी, x माइनस 2y dx प्लस 4x माइनस 3y y इक्वल्स टू 0। ये ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन वन जो थी ना, वो ट्रांसफॉर्म हो गई इसमें, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली आपको दिख रही है, सेपरेबल है। कैसे, मैं dy बाई डी की फॉर्म में लिखता हूँ। तो मेरे को दिख रहा है ये क्या होगा, x माइनस 2y अपॉन 4x, वो सॉरी होमोजीनियस बन गई, 4x माइनस 3y। क्योंकि मैं जब यहाँ से x कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2y/x। एंड यहाँ से जब x कॉमन लूँगा तो मेरे को मिल जाएगा 4 - 3y/x, जो कि क्या है, फंक्शन ऑफ y अपॉन x। यानी कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब होमोजीनियस बन गई तो आपको सॉल्यूशन फाइंड करना आता है होमोजीनियस का, किस तरह से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ कैसे करते थे हम लोग। जब होमोजीनियस होती थी हम लोग y को vx पुट कराते थे, फिर dy/dx निकालते थे, प्लस x dv/dx, ठीक है, इस फॉर्म में आता था। इसको हम उठा के पुट कर देते थे इस ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमको b के लिए एक लीनियर सॉरी एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती थी, किसमें, b एंड x के फॉर्म में। b जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इस केस में हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, जो फॉर्म होगी वो इस फॉर्म की होगी, 3v माइनस 4 अपॉन 3v स्क्वायर
-2b-1 dx अपॉन एक्स। जब हम बाई को पुट करेंगे वी एक्स, तो हमको इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। आप पुट करके देखिए, एक बार ट्राई कीजिए, देखिए जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मुझे क्या, मैं तो यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, तो आप उसको अगर लिख लेंगे डायरेक्टली या देख लेंगे, तो देखने से और केवल देखने से ना आपको कोई चीज़ें हमेशा दिमाग में नहीं रहने वाली। जब आप लिख के उसे खुद करने की कोशिश करोगे ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें, छोटी छोटी एक्सरसाइज जानबूझ के छोड़ देता हूँ, आप उसको खुद से ट्राई करो। जब आप खुद से करोगे ना, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप इसको जब पुट करेंगे तो निकाल के लाइए, ये आपको मिलनी चाहिए। अगर ये मिल रही है तो आपने सही निकाला। और फाइनली इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। अगर सॉल्यूशन आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन भी निकाल के दे दूंगा। फाइनली हमको सॉल्यूशन मिलने वाला है ये, ठीक है, इज इक्वल टू सी मॉड v-1। सॉल्यूशन हमको ये मिलने वाला है। अब इसमें भी आप रिप्लेस कराइए, और फाइनली ओरिजिनल जो हमारे y और x थे उसमें, क्योंकि हमको पता है कि हम लोगों ने y को पुट किया था y+2, तो यहाँ से जो y होगा वो रिप्लेस किससे होगा, y-2 से। तो हमको ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन लाने के लिए पहले तो b को हटाना पड़ेगा। v हमारा क्या था, y अपॉन एक्स था। उसके बाद वो भी कैपिटल Y अपॉन एक्स था, तो कैपिटल Y को हटाएंगे, फिर कैपिटल X को हटाएंगे। तो फाइनल सॉल्यूशन जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा, फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन आप जब निकाल के लाएंगे तो आपको मिलेगा x+3y-9^5 इज इक्वल टू सी मॉड y-x+1। ठीक है, आप खुद से फाइंड करने की कोशिश कीजिए। अगर ये सॉल्यूशन आपको मिलता है तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि इफ़ एफ एंड जी आर सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, देन एफ माइनस जी इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। अच्छा, मैं ना ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। सो लास्ट लेक्चर में मैं ना यहाँ गलती से क्यू एक्स लिख गया था, एक्चुअली वहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आपको इजी इजी क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम लोग जब लास्ट में प्रॉब्लम्स करें ना, जो प्रीवियस ईयर जैम क्वेश्चंस हैं या नेट क्वेश्चंस हैं, तो आप ना उनको, जब आपकी ना चीज़ें दिमाग में होंगी, जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप उनको बहुत आसानी से कर जाएंगे। अब देखो, ये ना काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हम इसको कैसे टैकल करने वाले हैं हमको पता है। जर्नल भाई हमारे 12th वाले मेथड्स, हमको पता है एफ एंड जी जो है सॉल्यूशंस हैं। अब सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब मैं बाई को अगर एफ से रिप्लेस कर देता हूँ, तब भी वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, या फिर मैं उसको जी से रिप्लेस कर देता हूँ, भी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप ना एग्जाम में अगर आए ना तो पूरी लैंग्वेज लिखना कि इफ़ एफ इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। एंड इफ़ जी इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन ये मिलेगी। अब हम क्या करने वाले हैं ना, मैं फर्स्ट, सपोज ये मेरी ए है और ये बी है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ए से बी को माइनस करने वाला हूँ। ए माइनस बी मैंने जैसे ही किया, तो मेरे को क्या मिला, डी एफ ओवर डी एक्स माइनस डी जी ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स एफ माइनस पी एक्स जी इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी ओवर डी एक्स एफ माइनस जी हो गया, प्लस पी एक्स को अगर मैं कॉमन निकालूं तो एफ माइनस जी हो गया। ठीक है, और क्यू एक्स वाला टर्म ये जीरो हो गया। तो यहाँ से आपको दिख गया होगा कि ये भी हमारा फंक्शन किसका है, एक्स का, और ये भी हमारा फंक्शन किसका है, एक्स का। यानी कि एफ माइनस जी जो है इज अ सॉल्यूशन ऑफ किसका, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स बाई इज इक्वल टू जीरो। कितना सिंपल था, हैंस प्रूव्ड। तो हम लोगों ने इसको कितनी आसानी से कर लिया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखो, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें ना मैं आपको एक एक्स्ट्रा, या मतलब बोलूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि जैम अगर आप देने वाले हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम एमएससी वगैरह के लिए अगर आप देंगे, उसके लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अभी तो उस टॉपिक से की कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में बैचलर्स तक तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही छोटी चीज़ कराने वाला हूँ, बहुत ही आसान है, सिंपल है।
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आप एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस आपके बढ़ जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, उसको मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। और जब हमारा ये वाला नेक्स्ट टॉपिक ख़त्म होगा, तब हम ना इस टॉपिक के और उस टॉपिक की कंबाइंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड बाय बाय।